ओके, तो इस सीन में जो बंदा है इसके हाथ जले हुए हैं और केशवा भी अपने हाथ को ग्लव से हमेशा ढका रहता है और सबसे छुपाता रहता है। तो क्या ये कह सकते हैं जो ब्लास्ट किया है इसमें केशव का हाथ हो सकता है? वेल, ऐसे ही बहुत सी डिटेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे जो आपने नॉर्मल स्पीड में तो पक्का मिस कर दिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान के योकोहामा पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलग अलग देशों से माल आया होता है। तो अचानक इस कंटेनर से चंदन की लकड़ियाँ गिरने लगती है। पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पुष्पा की कुल्हाड़ी और पुष्पा नाम भी लिखा होता है जो पहले ही पुष्पा के होने का पोर्ट सेटो कर रहा था। और यहीं पर आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये जो पोर्ट दिखाया जाता है ये जापान का नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट होता है जिसे मूवी में जापान का पोर्ट बनाकर दिखाया गया था। ओके, तो ट्रेलर में हमें ये सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा जापान के अंदर ये हवाला का नोट ले रहा है। इस सीन को तो मूवी में दिखाया नहीं और इस चीज को हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पुष्पा को बांध कर उल्टा लटकाते हैं तो उसकी जेब से आधा नोट गिरता है। तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी डिटेल्स हुई भाई, ये तो सबने नोटिस किया। तो मेरी जान ये डिटेल्स नहीं बल्कि ये डिटेल्स है कि आखिर यहाँ पर जो नोट है और यहाँ पर क्या दोनों सेम है। तो मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो ये जापान की नोट होती है और ये इंडिया की 100 की नोट होती है, यानी ये दोनों नोट बिल्कुल अलग अलग होती है। डिटेल्स नंबर 3, इसमें पुष्पा एक गाना गाता है मेरा कुर्ता है जापानी और जैसे ही पुष्पा बहु बोलता है कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी तो आप उसके पीछे नोटिस करेंगे तो एक इंडियन शिप भी आती नजर आती है जिस पर इंडियन फ्लैग लगा होता है और पुष्पा सैल्यूट करता है। इस डिटेल्स के लिए डायरेक्टर को सैल्यूट तो बनता है बॉस। वेल, इसी में हमें जो मंदिर दिखाया जाता है वो आंध्र प्रदेश का यागंती टेम्पल होता है जहाँ पर श्रीवल्ली सोने का मुकुट चढ़ाती है और इस टेम्पल में शिव जी की पूजा की जाती है। डिटेल्स नंबर 5, इस सीन में भंवर सिंह शेखावत के सर पर ये निशान आप नोटिस कर सकते हैं। वेल, अगर तुमने पार्ट 1 को ध्यान से देखा होगा तो जब भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है तो यहाँ पर आप इसी सेम मार्क को नोटिस करेंगे, यानी मेकर्स ने इस छोटी सी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा। और यही नहीं, अगर आप पुष्पा के चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पे भी एक मार्क दिखाई देता है यहाँ पर। अब सवाल यह है कि आखिर पुष्पा के चेहरे पर ये मार्क आया कहाँ से? तो आप पार्ट 1 में एक सीन देखे होंगे जब पुष्पा इस नुकीली टहनी से अपने फेस से कपड़ा हटाता है और ये चोट वहीं पर लगती है। आप सोच सकते हो कि मेकर्स ने कितना डिटेलिंग पर काम किया है। जैसा कि भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर इब होगी पार्टी पुष्पा बोलता है, दरअसल वह अब को इब बोलता है और मूवी में हर जगह अब को इब ही बोलता है, यानी पार्ट 1 की छोटी से छोटी चीजों को भी सुकुमार ने मिस नहीं किया। इसके लिए सुकुमार सर को सैल्यूट तब बनता है। क्या आपको पता है पुष्पा ये जो गाड़ी लेकर चलता है दरअसल ये पजेरो कार है जो 1981 में लॉन्च हुई थी और भारत में 2002 में उस समय कीमत लगभग 20 लाख थी और इसे उबड़ खाबड़ रोड पर चलने के लिए बनाया गया था और पुष्पा 2 की टाइम लाइन भी करीब 2000 की है। देख रहा है विनोद सुकुमार ने किस तरह की डिटेलिंग पर काम किया है। वेल, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की कि डायरेक्टर पुष्पा का पावर लेवल दिखाने के लिए अंगूठियों का इस्तेमाल करता है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम उसके हाथ में एक नॉर्मल अंगूठी को नोटिस कर सकते हैं, यानी उसके पास बहुत कम पावर है। उसके बाद जब पुष्पा सिंडिकेट में पार्टनर बन जाता है तो उसके हाथ में 2 अंगूठी नोटिस कर सकते हैं और फिर जब वह सिंडिकेट में मंगल सीनू की जगह ले लेता है तो उसके हाथ में हम 3 अंगूठी नोटिस कर सकते हैं, यानी अब पुष्पा के पास बहुत पावर आ चुकी है। और ऐसे ही पुष्पा भाव के कपड़े पहनने की स्टाइल को भी अपग्रेड किया गया है। सबसे पहले लुंगी टी शर्ट, फिर नॉर्मल पैंट शर्ट और फिर ब्रांड वाले कपड़े और पुष्पा 2 के लास्ट तक आते आते पुष्पा भाव जब 5000 करोड़ का मालिक बन जाता है तो वह सूट पहनने लगता है। और यही नहीं, पुष्पा भाव अपने स्टाइल और स्वैग में भी स्टेप बाय स्टेप खुद को अपग्रेड करता है, जैसे कि एक हाथ से दाढ़ी पर हाथ फेरना, फिर जब उसके पास ज्यादा पैसा और पावर आ जाती है तो दोनों हाथ से दाढ़ी पर हाथ फेरना और फिर पुष्पा 2 के अंदर एक और स्टाइल ऐड करता है, हाथ को हिलाना और घड़ी को सरकाना, पूरी मूवी में करता रहता है। फिर पुष्पा जैसे ही 5000 करोड़ का मालिक बनता है तो वह एक सिगार पीता नजर आता है जो यहाँ पर जापान में हिरोशी पीता है, यानी पुष्पा एक लेवल बढ़ता जा रहा है। वेल, पुष्पा 2 के लास्ट में जो बंदा आता है इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। एक्चुअली मेरे व्यूअर भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये केशवा हो सकता है या फिर भंवर सिंह शेखावत। तो मेरी जान टेंशन लेने का नहीं, मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले केशव की पॉसिबिलिटी पर आते हैं। देखिए, केशव शुरू से ही अपने एक हाथ में ग्लव्स पहने होता है, पार्ट 1 में भी नोटिस कर सकते हैं और पार्ट 2 में भी। तो सिर्फ केशव के ग्लव्स पहनने की वजह से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस बंदे का हाथ जला है तो ये केशव ही हो सकता है। बट केशव शुरू में ये बताया होता है कि उसकी एक उंगली काम करते वक्त कट गई थी, इसलिए वह हमेशा से ग्लव्स पहनता है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि केशव शादी में नहीं था, बट आप केशव को यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। तो केशव के होने की पॉसिबिलिटी तो खत्म। तो अब आते हैं भंवर सिंह शेखावत पर। तो भंवर सिंह शेखावत के होने के चांस बनते
जानते हैं कैसे? तो आपका कहना है कि इसके हाथ जले हैं और भंवर सिंह शेखावत चंदन की लकड़ी को जलाता है तो वहाँ उसके हाथ जले होंगे। और तो और इसे कुछ लोग रेडियो बोल रहे हैं कि भंवर सिंह शेखावत हमेशा एक रेडियो लिया रहता है, तो उस रेडियो को यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भंवर सिंह शेखावत बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि मेरी जान सबसे पहले तो ये रेडियो नहीं टाइम बम फोड़ने वाली मशीन है। पहले ऐसा ही टाइम बम फोड़ा जाता था। जबकि आप इस सीन में नोटिस करेंगे तो भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर आग लगाता है तो रेडियो भी यहीं पर छोड़कर चला जाता है। और दूसरी डिटेल्स मैंने ये नोटिस की कि इस बंदे के सर पर बाल हैं। क्या आपने नोटिस किया? मैंने नोटिस किया। तो सारा मामला खत्म, क्योंकि शेखावत तो टकला रहता है तो फिर उसके सर पर बाल कहाँ से आ गए रे बाबा? वेल, भंवर सिंह शेखावत के होने की पॉसिबिलिटी तो खत्म, अब कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। चलो ठीक है, बट मेरे भाई जब ये भंवर सिंह शेखावत नहीं है तो फिर कौन? तो मैंने इसके बारे में यहाँ पर नोटिस किया। जब प्रताप रेड्डी बोलता है कि वो क्यों नहीं आया जिससे आना चाहिए था, तो उसका एक आदमी बोलता है कि वो तो नहीं आए बट उनका मैसेज आया है और फिर इस बम को दिखाया जाता है। अब इस बात से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये प्रताप रेड्डी के खानदान का होगा और जो मरा है उसका बहुत करीबी होगा। वेल, मैंने अपनी एंडिंग एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो में ये बताया था कि ये प्रताप रेड्डी का बेटा हो सकता है, बट मेरी जान जब मैंने इसे दोबारा देखा तो सारा गेम पलट गया। तो मैंने इस चीज को यहाँ पर नोटिस किया। जब बुग्गा रेड्डी पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले जाता है तो प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा से बोलता है कि बुग्गा रेड्डी वह हमारे कुंकुटम परिवार का इकलौता वारिस है, वह मेरी दौलत और मेरी भाई की दौलत अय्यासी में उड़ाता रहता है। तो अगर प्रताप रेड्डी की बातों पर जाए तो उनके खानदान का ये इकलौता वारिस था, तो फिर कैसे प्रताप रेड्डी का बेटा हो सकता है या फिर बुग्गा रेड्डी का कोई भाई? अब इसका चांस ही नहीं बनता। तो अब एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये प्रताप रेड्डी और सुब्बा रेड्डी का छोटा भाई हो सकता है। अगर खबरों की माने तो इस रोल को प्ले करने वाले विजय देवरकोंडा और इस बंदे की हाइट और बॉडी शेप को देखा जाए तो विजय देवरकोंडा से काफी मिलता जुलता लगता है। वेल, जो भी है वैसे सच बताना, अगर इस रोल में अपने खिलाड़ी भाई को लिया जाए और लास्ट में उसका चेहरा दिखाया गया होता तो क्या होता? आप ही सोचो, खिलाड़ी भाई वर्सेस पुष्पा भाऊ तांडव मचता थिएटर में। वेल, जो भी आई विश आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।